शाहीन साहब का इलेक्शन हो, चाहे शारिक साहब का इलेक्शन हो, चाहे अकबर लोन साहब का इलेक्शन हो, मुख्तलिफ इलेक्शनों में मैंने यहाँ आके वोटों की अपील की। आज मेरी खुशकिस्मती है और ये पहली बार मुझे मौका मिला है उड़ी की सरजमीन पे आके मैं आप लोगों से अपने लिए वोट मांगू। हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है उसको देखते हुए नई दिल्ली, बीजेपी, आरएसएस, यहाँ की हुकूमत, इंतजामिया, इनकी क्या साजिशें चल रही हैं, उन चीजों को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे हुक्म दिया कि मैं शुमाली कश्मीर के पार्लियामेंट सीट से जो है लड़ूं और मैं मैदान में कूद गया। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर जो है एक बहुत जम्मू कश्मीर की रियासत जो है मैं इसको आज भी रियासत ही मानता हूँ। मेरे लिए यूटी कहना जो है मेरे गले से जो है ये यूटी जो है ये उतरता नहीं है। जम्मू कश्मीर जो है एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। याद करें एक वक्त ऐसा था शख्सी राज के दौरान सियासी तौर हम गुलाम थे, हमारी कोई जबान नहीं थी, जबान में कोई दम नहीं था, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, किसी अफसर के सामने जो है हम दाखिल भी नहीं हो सकते थे, उनके सामने बात करना तो दूर की बात। इसी के साथ साथ इक्तिसादी तौर हम गुलाम थे, हमें अपनी जमीन पे कोई हक नहीं था, हमें अपने पानी पे कोई हक नहीं था, हमें यहाँ के हवा पे कोई हक नहीं था। जबदारी, जमींदारी, जैलदारी, इस निजाम ने जो है हमें पीस के रखा हुआ था। उस दौर में एक शख्स खड़े हुए, मास्टर थे, टीचर थे, लेकिन यहाँ के लोगों की परेशानी देखते हुए उनसे रहा नहीं गया। वो निकले, अकेले ही निकले, लेकिन उनका कारवां जो है वो बढ़ता गया। उस शख्स का नाम बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, जिन्होंने जद्दोजहद करके साथियों को जमा किया और हमें इन दोनों गुलामियों से जो है आजाद किया। पहले तो हमें सियासी गुलामी से आजाद किया, जब शख्सी राज का दौर जो है वो खत्म हुआ, हमें वोट की ताकत दी, हमारे आवाज में जो है एक ताकत आई, हमें हक दिया कि हम सरकारी दफ्तर में जाएं और हक से जो है वहां पे मांगे और हमारी मांगे जो है उन पे सुनवाई होती थी। लेकिन उसके साथ साथ शेर कश्मीर ये भी जानते थे कि जब तक हम इस इक्तिसादी गुलामी से ना निकले तब तक हम कभी तरक्की कर नहीं पाएंगे। मुझसे अक्सर बेशतर ये प्रेस वाले जो है, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर के प्रेस वाले होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं ना 370 ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया है। अब मैं ज्यादा लंबी चौड़ी इनसे बात करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ठीक है, आप कहते हो जम्मू कश्मीर को 370 की बदौलत कुछ नहीं मिला। मैं आपसे पूछता हूँ, बाकी मुल्क में भी अस्पताल है, यहाँ पे भी है, मानता हूँ। बाकी मुल्क में स्कूल है, यहाँ पे भी है, कोई गिला नहीं। बाकी मुल्क में कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फैक्ट्रियां हैं, टूरिस्ट आते हैं, सारा कुछ है, यहाँ पे भी है। लेकिन बाकी मुल्क के मुकाबले यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ कलम के एक दस्तखत से 1950 में बाबा कौम ने एक डबल पैसा मुआवजा लिए बिना यहाँ के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया। ये सही है या नहीं? और ये जमीन इस तरह बिना एक पैसा मुआवजा लिए हुए यहाँ के लोगों को जो है उनमें तकसीम करना, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुआ है। इस मुल्क में और कोई ऐसी मिसाल नहीं है जहां पर रातों रात जो है लोग अपने जमीन के मालिक बने। और ये तभी मुमकिन हुआ जब यहाँ 370 और उस दिन से लेकर आज तक लगातार एक सोची समझी साजिश के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की कोशिश की गई और हमसे जो है ये हक, अपनी जमीन को रखने का ये हक हमसे छीना गया। आज हम उस नाजुक दौर की तरफ दोबारा जा रहे हैं जहां सियासी तौर हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 10 साल हो गए हमें अपने असेंबली इलेक्शन किए हुए। 2018 में हमारी अपनी हुकूमत थी। उसके बाद आपका कोई वजीर आला नहीं, आपका कोई एमएलए नहीं, आपका कोई मिनिस्टर नहीं।
हमारी आवाज को जो है सोची समझी साजिश के तहत दबा दिया गया। आज हमारी जमीनों को खतरा है। किसी न किसी बहाने जो है हमें इन जमीनों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो काशराई जमीन हो, चाहे जंगल की जमीन हो, चाहे वो और जो रोशनी के तहत यहाँ जमीनें आपको दी गई थी, उस रोशनी के तहत जमीनों पे जो है आज बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ताकि उन जमीनों से आपको बेदखल किया जाए। अगर आपके पास जमीन ना हो तो आने वाले नस्ल को आप और दे क्या सकते हो? इनका बचाव कहाँ पे है? हमारी इज्जत, वकार, पहचान, वजूद, सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को जो है इन्होंने तहस नहस किया। और अफसोस मुझे इस बात का है कि हमें ये खतरा नजर आया। याद करिए, देखिए ना, किसी सियासी जमात को जब आपको परखना होता है, तोड़ना होता है, तो ये मत देखिए कि उनका सलूक उनके दोस्तों के साथ कैसा होता है, ये देखिए कि अपने मुखालिफों के साथ उनका सलूक कैसा रहता है। और याद करिए, जब 2014 के असेंबली के नतीजे निकले थे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उसमें पीछे रह गए, लेकिन खबर आनी शुरू हो गई थी कि पीडीपी वाले जो हैं वो बीजेपी के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए। अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब। मैंने उस वक्त उनको दोस्ती का हाथ बढ़ा के दिया। मैंने कहा, मुफ्ती साहब, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें आपका एमएलसी नहीं चाहिए, हमें आपके राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें आपके चेयरमैन नहीं चाहिए। हम आपसे सिर्फ एक मांग करेंगे कि बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में दाखिल होने मत दो। उस वक्त इन्हीं पीडीपी वालों ने हमें ताने दिए, कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं ये इख्तिदार के भूखे हैं। हमें कहा गया कि अब बैठो 6 साल और करो इंतजार अगले इलेक्शन का। वो 6 साल तो क्या हो गया, अब 10 साल हम वेट करते आए। अगर उस वक्त मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने हमारे दोस्ती के हाथ को थाम लिया होता, आज हमारा अपना झंडा मौजूद होता, हमारा अपना आईन जो है वो होता, हमारी जमीनों को खतरा नहीं होता, हमारे बच्चों के रोजगार को खतरा नहीं होता। आज जिस रोजगार के हवाले से मेरे नौजवान साथी सजाद ने बात की, आप जाइए किसी दफ्तर में, मुश्किल से आप अपना किसी को वहां पहचानोगे या पाओगे। ज्यादातर अब हमारे सरकारी दफ्तरों में बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं। जाइए किसी एसपी के दफ्तर में, किसी डीसी के दफ्तर में, और देखें कितने हैं जम्मू कश्मीर से और कितने बाहर से। जब बैंक में मुलाजमत लगानी होती है तो अक्सर बेशतर जो है बाहर से लोग आते हैं। जब ठेकेदार को यहाँ ठेका देना होता है, ठेकेदार भी बाहर से आता है, वो ठेकेदार अपना मजदूर भी बाहर से लाता है। जब यहाँ दरिया से रेत निकालनी होती है, उस रेत निकालने का ठेका भी बाहर वाले को दिया जाता है। जब आप यहाँ से हाईवे की तरफ जाते हो, जब हाईवे पे आपको रोक के आपसे टोल लिया जाता है उस हाईवे के टोल को पकड़ने वाला भी बाहर से होता है। यहाँ हमें मिला तो मिला क्या, मां सिवाय हमारे नौजवानों को नशीली दवाइयां और जगह जगह पे शराब की दुकानें हैं। हर जगह जो आप देखिए, हम आज यहाँ उड़ी की सरजमीन पे खड़े हैं। बाजार यहाँ से कोई 20 मीटर के फासले पे है। जाइए किसी दुकानदार से पूछिए रोज की कमाई उसकी कितनी है। 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। अगर बड़ा दुकान होगा मुश्किल से 15-20 हजार रुपए कमाता होगा दिन का, अगर बहुत ही बड़ा दुकान होगा। मैं पिछले दिनों कुपवारा में था, इस हुकूमत ने वहां शराब की दुकान खोली है, यहाँ पे भी है। यहाँ का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुपवारा का मैं कह सकता हूँ। आपको मालूम है दिन की उस दुकान की कमाई कितनी है? 4 से 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख रुपए महीने में वो शराब की दुकान 1 करोड़ रुपए कमाता है। मुझे उड़ी में कोई दुकानदार दिखाए ना जो 1 करोड़ रुपए कमाता हो। तभी तो हम कहते हैं ना हमें इतना खतरा है। नशीली दवाइयां, शराब की दुकानें, बेरोजगारी, जमीनों से बेदखल करना, हमारे मजहब पर रोज हमले। कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो कहीं सजदा करते हुए नमाजी को लात मारा जाता है। बार बार हमें ताने दिए जाते हैं।
हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ होता है। ये लोग जो बीजेपी की मदद से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो सेब हो, बाल्टी हो, कोई और हो, पूछिए उनसे। जो गुजरात में हुआ इसी रमजान के पाक महीने में, वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए बच्चे, कोई मस्जिद नहीं, कोई कमरा नहीं, तराविया पढ़ने के लिए उनके पास कोई जगह थी नहीं, हॉस्टल के बाहर आके वहां तराविया पढ़ रहे थे। बाकी वहां बच्चे पढ़ते हुए वहां आए और उन तरावी पढ़ते हुए बच्चों की ऐसी मार पिटाई की कि उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। और ये लोग खामोश। तभी भी बड़े भाई छोटे भाई की बात, तब भी कहा कि हमारा एनडीए के साथ, तो आज भी एनडीए के साथ। रोज बीजेपी की तरफ से तकरीर होती है तो क्या कहते हैं, ये मुसलमान आएंगे तो हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, ये मुसलमान आएंगे तो हिंदुओं की जमीनें ले लेंगे, ये मुसलमान आएंगे तो राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगेगा। और पिछले दिनों से एक नई बात कहना शुरू कर गए कि ये इलेक्शन जो है ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के दरमियान है, ये जिहाद और तरक्की के दरमियान है। क्यों ना, मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ नहीं आता? क्या हम तरक्की में बराबर का शरीक नहीं होना चाहते? क्या हमारे नौजवानों को हक नहीं है कि जो तरक्की की बात आप बाकी मुल्क में कर रहे हो उसमें इनको भी अपना हिस्सा मिले? आखिरकार इस मुल्क में 14% आबादी मुसलमानों की है। वो दूसरी बात है कि इस मुल्क में 80% आबादी जो है वो हिंदुओं की है। खुदारा मुझे बताइए ना, 80% लोगों को 14% लोगों से क्या खतरा हो सकता है? लेकिन डराने धमकाने के लिए, हमें जलील करने के लिए, हमें बेइज्जत करने के लिए, हमें इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये लोग तस से मस्त नहीं, इनसे पैसा भी लेंगे, इनसे गाड़ियां भी लेंगे, इनके बैनर और पोस्टर लगाएंगे, बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अरे पूछिए, ये जो सेब वाले हैं इनका पोस्टर बिल्कुल यहीं पे है, अंदर आते हुए मैंने देखा। उसमें 2 अंग्रेजी के अल्फाज हैं, डिग्निटी मतलब इज्जत नफ्स और डेवलपमेंट मतलब तरक्की। ठीक है ना, तरक्की आपने कितनी की वो तो हमने हंदवारा में देखा है, कुछ खास नहीं। लेकिन इज्जत नफ्स की बात करने वाले, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम किसने शुरू की? बाबा कौम शेर कश्मीर ने। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने उसको चलाया है, मैंने उनकी मदद की। इसी तरह ये सेब वालों की जो जमात है इसकी शुरुआत किसने की? मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें। हमारे पोस्टर और बैनरों पे आपको शेर कश्मीर की भी तस्वीर नजर आएगी, आपको फारूक साहब की भी तस्वीर नजर आएगी, कहीं एक आध पे मेरी भी तस्वीर होगी। ये जो सेब वाले हैं, मुझे इनका एक पोस्टर या बैनर दिखाइए जिन पे मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब की तस्वीर होगी। अब जो शख्स अपने वालिद साहब की इज्जत नहीं करेगा वो आपकी क्या इज्जत करेगा? ना बताएं। बैठो ना, बैठो। लिखना तो एक चीज है ना, साबित करके दिखाइए, वो इनसे होता नहीं। और यहां लोगों को धोखा देने निकले हैं बीजेपी के नाम पे। यहां उड़ी के साथ क्या हुआ और तब इनकी जबान कहां गई जो आज बीजेपी की मदद कर रहे हैं? जब आपका रास्ता बंद हुआ, श्रीनगर मुजफ्फराबाद का बस जब बंद हुआ इसी दौरे हुकूमत में, तब कहां थे ये लोग? जब आपका यहां से ट्रेड बंद हुआ तब कहां थे ये लोग? जब आपकी बॉर्डर टूरिज्म बंद हुई तब कहां थे ये लोग? तब कहां थी इनकी आवाज? उस वक्त जो आज अपने आप को वजीर आजम का छोटा भाई कहता है, कम से कम उस वक्त अगर वो बड़े भाई के पास गया होता, कहता बड़े भाई उड़ी के लोगों पे एहसान करो, ये जो रास्ता आप बंद कर रहे हो इसको दोबारा खोलो, मैं भी मानता। लेकिन उस वक्त उसको बोलना याद नहीं आया। आज की